नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आपका स्वागत है कुलदीप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कुलदीप क्लासेस लेके आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, पीबी के अंतर्गत होने वाले बहुत सारे एग्ज़ामों की आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा इतिहास को देखेंगे, समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास, जितने भी छात्र हैं एक तो इतिहास को पढ़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि इतिहास उनको याद नहीं होता, क्योंकि एक माइंडसेट बना दिया गया है कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्चुअल है, याद करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतिहास को आप समझेंगे तो इतिहास को याद करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। समझेंगे जिस तरह से हम लोग साइंस को समझते हैं, जिस तरह से मैथ को समझते हैं, उसी तरह से हमें इतिहास को समझना है, इतिहास को रटना नहीं है। अगर समझेंगे तो इतिहास अपने आप याद होगा। सबसे पहला सवाल है कि इतिहास क्या है। ये सवाल कभी एग्जाम में आता नहीं है। जिस तरह से साइंस क्या है, मैथ्स क्या है, उसी तरह से इतिहास कहता है कि आप मुझे जानो कि मैं कौन हूँ। तो इतिहास क्या है? इतिहास कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं इतिहास जो गुजर चुका है, जो घटना घटित हो गई वो इतिहास है। बिल्कुल सही है। अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो इतिहास क्या है? इतिहास बीती घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास बीती घटनाओं का, जो घटना बीत चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका अध्ययन है। उसका अध्ययन कैसा है? उसका अध्ययन है व्यवस्थित अध्ययन है। तो इतिहास बीती घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। इतिहास बीती घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमिक अध्ययन है। क्रम से अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवस्थित अध्ययन करना पड़ेगा। तो इतिहास में अगर व्यवस्थित अध्ययन की अगर हम बात करें तो व्यवस्थित अध्ययन कैसे करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बीती घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन इतिहास है। क्रमबद्ध, सीक्वेंस वाइज, और क्रमबद्ध के साथ साथ उसका व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। किसी भी कालखंड को, कोई भी कालखंड ले लीजिए, आप हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए, आप गुप्त काल ले लीजिए, आप मौर्य काल ले लीजिए, आप मुगल काल ले लीजिए, कोई भी कालखंड ले लीजिए, आप चाहे आप मुगल काल ले लीजिए, कोई भी टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत का काल ले लीजिए, किसी भी कालखंड को समझने के लिए हमें उस कालखंड की व्यवस्थित अध्ययन को करना पड़ता है। तो व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम 4 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। किसी भी कालखंड के व्यवस्थित अध्ययन के लिए हम 4 पहलुओं पे चर्चा करेंगे उस कालखंड की। सबसे पहला पहलू है राजनीतिक, पॉलिटिकल। सबसे पहला हम लोग जो एरिया पढ़ेंगे किसी भी कालखंड का, वो पढ़ेंगे राजनीतिक एरिया। तो राजनीतिक एरिया में हम क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक एरिया में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक ढांचा कैसा था उस कालखंड का। क्या वहां पर एक तरह से देखा जाए राज व्यवस्था थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या वहां पे लोकतंत्र व्यवस्था थी? क्या वहां पे और कोई व्यवस्था थी, जैसे कि व्यवस्था में मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलती है, जहां पे जो पुजारी वर्ग था वही शासन करता था। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस कालखंड की? कौन सा राजा कब राजा बना, कौन सा राजा कब मरा, कौन कौन से राजाओं में, किन राज्यों में युद्ध हुआ, ये हम पढ़ते हैं राजनीतिक ढांचे में, राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। किसी भी कालखंड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी भी कालखंड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम लोग वहां की राजनीतिक के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे क्या है, क्या हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो यहां पर उभर के सामने आता है व्यवस्थित अध्ययन के लिए, वह है सामाजिक ढांचा। लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। व्यवस्थित अध्ययन के लिए सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र को पढ़ेंगे।
महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, क्या जन्म के आधार पे थी या कर्म के आधार पर थी, सवाल पूछा भी गया है। वैदिक काल में अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो बेसिकली जो थी वो कर्म के आधार पे थी, लेकिन बाद में फिर ये जन्म के आधार पर हो गई। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक ढांचे में बात करेंगे। सामाजिक ताना बाना, सामाजिक संरचना कैसी थी, क्या मातृ सत्तात्मक सत्ता थी या पितृ सत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ पे जैसे हड़प्पा का सवाल पूछा जाता है, हड़प्पा में जो सत्ता थी, पारिवारिक सत्ता थी, वो मातृ सत्तात्मक थी। उसका एक रीजन दिया जाता है कि मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। तो हम यहाँ पे सामाजिक स्तर को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट स्तर जो आएगा वो आएगा आर्थिक। सोशल के बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक स्तर, आर्थिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कालखंड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो किसके ऊपर बेस था। कृषि का क्या रोल था, पशुपालन होता था, कैसे सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। एक सवाल भी पूछा गया है, शुद्ध सोने के सिक्के किस समय चले, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कब चले, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के कब चले, विनिमय का साधन क्या था। जैसे प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन ज्यादा था, कृषि होती थी तो कौन सी फसल ज्यादा होती थी, पशुपालन की शुरुआत कब हुई। किसी भी कालखंड का अगर हम लोग व्यवस्थित अध्ययन करें तो हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें सांस्कृतिक क्षेत्र की भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ साथ हम इसको धार्मिक भी कहेंगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं, संस्कृति और धर्म, रिलीजन एंड कल्चर। जैसा धर्म वैसा कल्चर। कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, संस्कृति कैसी थी, कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, कौन कौन से भवनों का निर्माण नहीं हुआ, जो भवन बने किस तरह के बने हैं, कौन कौन सी चित्रकारी थी, मूर्तियां कैसी बनी हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो किसी भी कालखंड के व्यवस्थित अध्ययन के लिए हमें इन चारों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कालखंड ले लीजिए, चाहे मुगल ले लीजिए, मौर्य लीजिए, गुप्त काल को लीजिए। अब आप समझ गए ना, याद करना इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें याद नहीं होता, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बच्चों ये याद हो जाएगा आपको। चलिए, तो व्यवस्थित अध्ययन के तहत किसी काल विशेष का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण किया जाता है। निरंतरता और परिवर्तनशीलता इतिहास की मूलभूत विशेषता है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, और परिवर्तनशीलता, चेंजेस जो होते हैं इतिहास में, ये इसकी मूलभूत विशेषता है। अर्थात इतिहास का हर काल अपने पिछले काल की कुछ विशेषताओं को निरंतर के रूप में रखता है, साथ ही अपने परिवेश में अनुसार कुछ नए परिवर्तन को भी समाहित करता है। तो ये था इतिहास क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतिहास के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कैसे पता चलता है कि कौन सी घटना कब घटित हुई, कैसे पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, कैसे पता चलता है उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो ये सोर्स क्या है। देखिए बच्चे, बहुत सारे मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे स्रोत होते हैं। कोई कहता 4 हैं, कोई कहता 3 हैं, कोई कहता 5 हैं, कोई कहता 10 स्रोत हैं। लेकिन इतिहास के मूलभूत स्रोत की बात करें तो वो सिर्फ 2 ही हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत को आप और डिफाइन करना चाहें तो और डिफाइन कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य स्रोत जो होते हैं,
धर्म से संबंधी जो किताब है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। देसी साहित्य जो हमारे देश का साहित्य है वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। विदेशी साहित्य को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है स्रोतों को आप बढ़ा सकते हैं कि 3 होते 4 होते, लेकिन मूलभूत स्रोत की बात करें तो वो सिर्फ 2 ही होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है सिक्के, कॉइन, अभिलेख। पुराने जमाने में जो अभिलेख जैसे अशोक के हमें शिलालेख मिले हैं तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। अभिलेख है, सिक्के हैं। सिक्के के अलावा यहां पर हम बात करते हैं मृदभांड है, आभूषण है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो साहित्य अवेलेबल है वहां से हमें जानकारियां मिलती हैं। जैसे अगर बात करें तो मेगनिस्तीस की इंडिका एक किताब है, वहां से भी हमें जानकारियां मिलती हैं। वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं जहाँ से हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम इनका भी क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा भी गया है। इतिहास के रूप में स्रोतों के आधार पर इतिहास के 3 रूप हैं। भारतीय इतिहास की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक इतिहास। सवाल पूछा गया है प्रागैतिहासिक इतिहास का एग्जाम्पल बताइए, तो इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि प्री हिस्ट्री के बारे में, प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। किससे मिलती है जानकारी? हमें पुरातात्विक स्रोत से हमें ये जानकारियां मिलती हैं। किसके बारे में? प्री हिस्ट्री के बारे में। किससे जानकारी मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। पाषाण काल के बारे में जानकारियां जो हमें मिली हैं वो हमें मिली हैं वहां से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जिस जगह से हमें साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य, उसी से पता चलता है कि ये स्थल है, ये स्थल पाषाण काल से संबंधित है। जैसे हमें पत्थर के औजार मिले हैं, तो पत्थर के औजार के अलावा हमें और कोई साक्ष्य नहीं मिला है, उसी से हम पता लगाते हैं कि हाँ ये जो स्थल है ये प्रागैतिहासिक स्थल है, पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, इसको हम लोग कहते हैं प्रो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री सवाल जो एसएससी में पूछा गया था कि आद्य इतिहास का एग्जाम्पल बताइए, तो आद्य इतिहास का एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। आद्य इतिहास ऐसा इतिहास है जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोत से तो मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से तो हमें इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन आद्य इतिहास के लिखित साहित्यिक स्रोत भी अवेलेबल हैं। साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन उन साहित्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य इतिहास में पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लेकिन इनकी जो लिखाई पढ़ाई है यानी कि जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको कहते हैं आद्य इतिहास। तीसरा है बच्चों ऐतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारी
पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, साथ ही साथ जिसके बारे में हमें जानकारी साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक काल। जैसे कहते हैं ना, ये एक ऐतिहासिक घटना है, यानी उस घटना का जिक्र किसी ना किसी इतिहास की किताब में, किसी ना किसी साहित्य में किया गया है, कहीं ना कहीं उसका एक तरह से कह सकते हैं उस घटना को लिखा गया है। जैसे पानीपत का युद्ध। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है वैदिक काल से। तो वैदिक काल से जब लिखाई पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, जिस उनकी जो लिपि है जिसको हम आज समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो यहां से माना जाता है ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं बच्चों। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को अगर 2-3 साल में सिलेक्शन या 4 या 5 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहां पर एक और आ जाएगा, आजादी के बाद भारत। ये यूपीएससी में जुड़ चुका है सिलेबस में, और कुछ स्टेट पीसीएस में भी जुड़ चुका है। आज़ादी के बाद भारत पूछा जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे एग्जाम में ये जुड़ा हुआ नहीं, तो इसके बारे में हम स्टडी अभी नहीं करेंगे। प्राचीन भारत। सबसे पहले हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ से होती है, लगभग जो टाइम पीरियड है 750 ईस्वी तक हमने इसको लिया है। देखिए ये कोई मानक टाइम नहीं है, हमने सिर्फ नॉर्मल अपने सुविधा के लिए लिया है। ऐसा कभी एग्जाम में नहीं पूछा था कि प्राचीन भारत कहाँ तक चला। प्रारंभ से मेरा मतलब है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। प्राचीन भारत की शुरुआत की अगर हम बात करें तो पाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कोई एक प्रमाण नहीं है कि कब से स्टार्ट माना जाए। जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिल रहे हैं वैसे वैसे हम कह सकते हैं पुराना मतलब कितने साल पुराना है। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो इसके महाराष्ट्र से जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 24-25 लाख वर्ष पुराने हैं, और विश्व में सबसे पुराने जो आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं, कांगो नदी घाटी से मिले हैं, तो वो लगभग 30 से भी ज़्यादा लाख वर्ष पूर्व हैं। तो इसलिए हमने प्रारंभ को लिखा है। आप चाहें तो 25 लाख वर्ष पूर्व भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्रारंभ लिखा है। 750 ईस्वी हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है। बेसिकली कहीं कहीं जगह आपको 712 ईस्वी मिलेगा। 712 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो अरब के रूप में हुआ था, भारत पे पहला अरब आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वो किया था 712 ईस्वी में। तो हम ये मानते हैं कि उसका जो प्रभाव है हमें 750 ईस्वी से दिखना शुरू हो गया था भारत पे। तो ये था प्राचीन भारत का। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो हमने लिया है 750 से लेके 1707 ईस्वी तक। देखिए 1707 किसी कहीं कहीं आपको जगह मेंशन किया होगा 1757 ईस्वी। तो देखिए 1707 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि मध्यकालीन भारत का यहाँ पर अंत हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मध्यकालीन भारत 1757 तक चला जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए लिया है, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत हमने लिया है 1707 से लेके 1947 तक, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये है भारतीय इतिहास को हमें 3 भागों में बांटा गया है। आगे आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, आज़ादी के बाद भारत, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं, नेहरू युग की चर्चा करते हैं, फिर इंदिरा गांधी के युग की चर्चा करते हैं, फिर कोalition गवर्नमेंट का दौर आया, है
है ना। इस तरह से जनता पार्टी की सरकार आई, इन सब की चर्चा करते आज़ादी के बाद भारत का निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन काल में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, हम उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हम हड़प्पा काल यहाँ पे पढ़ेंगे, हम वैदिक काल पढ़ेंगे, यहाँ पे वैदिकोत्तर काल पढ़ेंगे। वैदिकोत्तर काल में बेसिकली हम लोग बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा करेंगे, और जो मौर्यों का जो पूर्व काल है बेसिकली उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे। देखिए, जब वैदिक काल आया तब जन हुए, जन से बने जनपद, और जनपद से बने क्या, महाजनपद। तो बच्चों इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे, गुप्त काल की चर्चा करेंगे, गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे। साउथ इंडिया में संगम काल था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये बेसिकली साहित्य से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है। सातवाहन की चर्चा करेंगे जो मौर्योत्तर काल के समय तक, ये बेसिकली उसके ही टाइम पीरियड तक है, तो इसकी भी क्या हम करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक जो चीज़ जो छूट गई है वो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, भारत पर विदेशी आक्रमण की हम लोग चर्चा करेंगे। GSPK, ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रीक यानी कि यूनानियों की चर्चा करेंगे, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण में एक प्रतापी सम्राट हुआ है, प्रतापी राजा था कुषाण में, जिसका नाम था कनिष्क, जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। चलिए, तो प्राचीन काल में हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में हम लोग सामंत काल की चर्चा करेंगे। सामंत काल, ये सामंत क्या होता है? देखिए बच्चों, सामंत एक तरह से हम जमींदार के तौर पे देख सकते हैं। जब राजा होता था, जो राजा बहुत बड़े क्षेत्र में राज करता था, वो अपने राज्य को छोटे छोटे सामंतों को बांट देता था। इन सामंतों को सेना रखने का भी अधिकार प्राप्त होता था, और यही सामंत जब लड़ाई होती थी तो राजा का सहयोग भी करते थे। सामंत काल देखेंगे, और यही सामंत में हम पढ़ेंगे जब ये सामंत अपने आप में शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इसी काल में हम लोग पढ़ेंगे, जो पूर्व मध्य काल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिपक्षी संघर्ष करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था कन्नौज के लिए हुआ था, जो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट थे, दक्षिण में पाल वंश थे, उन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था, काफी समय तक चला था। और इनके जो सामंत थे बाद में फिर आजाद हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ राजपूत शासकों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चंदेल है, चौहान है, परमार है, चालुक्य हैं, इनके बारे में, कलचुरी हैं, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रकूट एवं चोल पूर्व मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई वो भी थोड़ा सा देखेंगे। गुलाम वंश में हम लोग चर्चा करेंगे, गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। उसके बाद लोधी वंश सबसे लास्ट वंश था दिल्ली सल्तनत का। फिर उसके बाद मुगल काल आता है, बाबर ने मुगल काल की शुरुआत की। फिर दक्षिण में विजयनगर बहमनी राज्य, दक्षिण की बात करेंगे, लगभग नॉट ज़्यादा दक्षिण में नहीं है लेकिन महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र हम बात करेंगे, तो विजयनगर बहमनी राज्य की शुरुआत हुई थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकोंडा राज्य की भी चर्चा करेंगे। और मराठा बेसिकली हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे मराठाओं का हम लोग जिक्र कर लेंगे, इनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो मध्यकालीन भारत में हम इनको पढ़ेंगे। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल शासक। देखिए, बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब तक तो ठीक है। औरंगजेब के बाद जो जितने भी शासक हुए, औरंगजेब के बाद शासक हुए 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय,
जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर मुगल शासक में लगभग 12 मुगल शासक पढ़ेंगे हम लोग। और पीएससी में भी सवाल आते हैं, एसएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश का विस्तार काल देखेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना विस्तार किया। यहां पर ब्रिटिशर्स का जो विस्तार काल से हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। तो कैसे यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, कौन कौन से देश में आई, क्या उनका आने का क्रम था, कहां कहां पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई अपनी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां से ऊपर पढ़ेंगे, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। और आपको सबको पता होगा, पुर्तगाल से सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, तो यहां से फिर आने का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करें, इसको 3 भाग में हमने बांटा हुआ है। कांग्रेस का नरमपंथी चरण है, जो कि 1885 से स्टार्ट होता है, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, और ये 1905 तक चलता है, बंगाल विभाजन तक चलता है। कांग्रेस का गर्मपंथी चरण यहां से शुरू होता है, बंगाल विभाजन से लेकर 1915 तक चलता है, और 1907 में आपको पता होगा सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, जहां पे कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी, एक गर्म दल और नरम दल। तो कहीं ना कहीं गर्म दल के लोग भी यहां पर आ गए थे। इसके बाद गांधी युग की शुरुआत होती है, यानी कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, काफ़ी अच्छा उनका नाम वहाँ पे फैल गया था। जब वो भारत में आते हैं, भारत में पहले वो भारत भ्रमण करते हैं, गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये सारी चर्चा करेंगे। और गांधी युग के बाद फिर ये नेहरू युग है, जो कि आज़ादी के बाद भारत में आता है। तो इतिहास में हम इतना करेंगे। धन्यवाद।